Good evening, friends. Very welcome to all of you. आप मुझे श्री वेदांत एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, जहां पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जो यूनिट 7 है उसमें जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड टेक्निक हैं। हालांकि आपको भी पता है कि इंडिया में रिलेटेड विद एग्रीकल्चर टेक्निक पे काम बहुत कम हो रहा है, लेकिन आज भी जो एमपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछे हैं अभी तक एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो बेसिक ही इंफ्रा पे बेस रहे हैं। तो हम इस चैप्टर में पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर अप करने की कोशिश करें। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1। पैटर्न थोड़ा सा ऐसा मैंने बनाया है ताकि आपको आंसर देने में कम, चीजों को पढ़कर और क्लिक करने में ज्यादा आसानी हो। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पर मैं बिल्कुल आंसर और क्वेश्चन की सीरीज नहीं लाया हूं। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो राइट आंसर है मैंने उसके सामने लिख दिया है। आपको ये चीजें बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि करंट से बहुत सारी चीजें, लगभग 80% चीजें इस चैप्टर की मैंने करंट से प्रिपेयर करी हैं। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड यदि आप क्वेश्चंस को देखें तो आप देखेंगे कि हमेशा वो करंट ओरिएंटेड ही होते हैं या करंट पे फोकस होते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वो शुरुआत करते हैं। जहां से सेशन रिकॉर्ड हो रहा है वहीं से। इंदौर, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला सबसे पहला नगर निकाय कौन सा है? तो यहां ग्रीन बॉन्ड का मतलब होता है कि जो भी घर वगैरह होंगे उनके पास में ग्रीनरी होना कंपलसरी होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी नए अलॉटमेंट होंगे हाउसेस के, उसमें आपको एक छोटा सा गार्डन जरूर बनाना होगा। और पूरे के पूरे नगर निगम में ग्रीनरी का परसेंटेज जो है वो 30 से 33 के बीच होना चाहिए। तो सबसे पहला करने वाला ऐसा नगर निगम यदि हम बात करें, या पहला नगर निकाय जो है वो निश्चित रूप में मध्य प्रदेश में कौन सा है? इंदौर। इंदौर के बारे में आपको यह भी पता है कि इंदौर फिर से स्वच्छता में क्या आया है? नंबर 1 पोजीशन पर है। तो ये हालांकि इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी पता होगी। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको यहीं पर क्लियर कर लिया। हालांकि एनवायरमेंट से रिलेटेड है। एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक मिशन की शुरुआत करी है, याद रखिएगा, उसे हम कहते हैं लाइफ। और लाइफ मिशन की स्टार्टिंग जो है वो 20 अक्टूबर 2022 से की गई है। इसमें यह कहा गया है कि एनवायरनमेंट में जो भी बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, तो स्पेशली जो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं जिनमें लाइफ होती ही नहीं है, तो जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं एनवायरनमेंट में, जैसे हम हो गए, ह्यूमंस हो गए, जीवधारी हो गए, वाइल्ड लाइफ एनिमल हो गए, बैक्टीरिया हो गया, वायरस को हम लिविंग नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कंसीडर कर लेते हैं, तो इस तरह से प्लांट्स भी इसमें आ जाएंगे। तो एनवायरनमेंट की सेफ्टी के लिए या एनवायरनमेंट की रक्षा के लिए लाइफ मिशन की शुरुआत की गई है। और इसमें हमको जो एबायोटिक कंपोनेंट है, जैसे समुद्र हो गया, झील हो गया, पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, इनको भी कंटामिनेट करने से बचाना है। क्योंकि फाइनली एबायोटिक कंपोनेंट में लाइफ नहीं होती, लेकिन लाइफ के लिए फेवरेबल कंडीशन ये जरूर बनाते हैं। तो बस आपको जो बेसिक याद रखना है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कौन सा दरअसल में एक प्रोग्राम लाया गया है या मिशन लाया गया है, याद रखिएगा, लाइफ। अब इसके जस्ट बाद यदि मैं आपसे बात करूं जीआई टैग, 2023 में बहुत से जीआई टैग दिए गए, एमपी के खाते में भी कुछ जीआई टैग आए। जीआई टैग दरअसल में एक ऐसा मार्क होता है या इस तरह का एक टैग होता है जो उस पर्टिकुलर एरिया में उगने वाले या उस पर्टिकुलर एरिया में बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, स्पेशली वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी हो सकता है, तो जो पर्टिकुलर एरिया में उगते हैं या उस पर्टिकुलर एरिया में ड्रॉ होते हैं, और उन्हीं प्रोडक्ट के कारण उस एरिया की वैल्यू जो है वो आसपास के क्षेत्रों में और ऑल ओवर दी स्टेट में या फिर इंडिया में होती है। तो ऐसे प्रोडक्ट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं जीआई टैग या जियोग्राफिकल इंडेक्स। तो सबसे पहला जियोग्राफिकल इंडेक्स जो है ये आपको पता होना चाहिए। ये सबसे पहला जो जीआई टैग है, फर्स्ट जीआई टैग जो है वो किसको दिया गया था? दार्जिलिंग टी को दिया गया था। और दार्जिलिंग टी जो है, याद रखेंगे, ये पश्चिम बंगाल की है। दार्जिलिंग टी पश्चिम बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल। और दार्जिलिंग टी को सबसे पहले जो जीआई टैग दिया गया था वो 2004 में दिया गया था।
अब शुरुआत करते हैं यहां से क्वेश्चंस की। अगर मैं आपसे पूछूं एमपी को पहला जीआई टैग कब दिया गया है, तो एमपी को पहला जीआई टैग जब से जीआई टैग की शुरुआत हुई उसके ठीक 1 साल बाद चंदेरी की जो साड़ी है उसके लिए दिया गया, और ये अशोक नगर और उसके आसपास के क्षेत्रों को दिया गया था। आगे चलते हैं तो चमड़े के खिलौने, याद रखेंगे यहां जो जीआई टैग लिखे हैं ये सारे एमपी से रिलेटेड जीआई टैग हैं। तो आपको भी पता है कि आपके लिए काम के कौन से हैं, जो करंट वाले हैं। लेकिन एमपी पीसीएस अगर सचिन तेंदुलकर को अर्जुन अवार्ड कब मिला था, अगर ये पूछ सकती है ना, काफी पुराना क्वेश्चन। तो इसी वजह से ये थोड़ी सी चीजें आपको बता रहा हूं, इनको आप याद रखिएगा। चमड़े के खिलौने को लेकर इंदौर को जीआई टैग मिला था 2008 में। बाघ प्रिंट को लेकर जो जीआई टैग मिला था वो मिला था 2008 में ही, धार को मिला था दरअसल में। महेश्वर की जो साड़ी होती है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंदेरी की साड़ी के लिए 2005 है और महेश्वर की साड़ी के लिए खरगोन को मिला था जीआई टैग 2012 को। रतलामी सेब आप में से कोई नहीं भूल सकता, हालांकि आपको जो मेन चीज याद रखनी है 2015 को जीआई टैग मिला। कड़कनाथ आपको पता है, झाबुआ भी पता होगा, लेकिन जीआई टैग कब मिला थोड़ा सा ये याद रखिएगा, 2018 को। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि मैं बात करूं कि एमपी का सबसे पहला एग्रीकल्चरल वो प्रोडक्ट बताओ जिसे जीआई टैग मिला है, तो मध्य प्रदेश का सबसे पहला कृषि उत्पाद लेने वाला जो जीआई टैग है तो बालाघाट के चिन्नौर चावल, इसको दरअसल में फर्स्ट जीआई टैग मिला है 2021 में। इंपॉर्टेंट है ये चीज। फिर इसके बाद यदि हम बात करें करंट सिनेरियो की, तो आपने सुना होगा कि रीवा के लिए एक आम है सुंदर रजा, इसको दरअसल में क्या मिला है 2023 में, इसको जीआई टैग मिला। मुरैना की गजक जो है इसको भी जीआई टैग मिला। और सरबती जो गेहूं है सीहोर और विदिशा में होता है, जिसकी अपनी अलग अट्रैक्टिव जो होती है अपीयरेंस होती है या चमक होती है, इसको 23 में जीआई टैग दिया गया। तो आपके लिए बेसिकली जो मेन है वो ये है, और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोगों ने ये प्रिपेयर कर लिए होंगे। जो 2 चीजें बतानी थी याद रखेंगे, नंबर 1 और नंबर 2, और ये एक सिंपल सा फैक्ट कि पहला जीआई टैग किस प्रोडक्ट को मिला है और किस स्टेट को मिला है, याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल भी आपको जोर नहीं लगाना है, जितनी चीजें बता रहा हूं सिर्फ उतनी ही चीजें पढ़नी है, और निश्चित रूप में आपने अपनी तैयारी ऑलरेडी बेहतर कर रखी है। तो इस समय अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम की नर्वसनेस हर एक इंसान को होती है, तो ऑब्वियसली सी बात है आपके दिमाग में भी एक जद्दोजहद चल रही होगी। लेकिन इसी मुश्किल घड़ी को यदि आप पोटेंशियल के साथ में कि हाँ जो मैंने पढ़ा है निश्चित रूप में किसी ने देखा हो चाहे ना देखा हो, मेरे मालिक ने जरूर देखा है मुझे मेहनत करते हुए, तो बस उसी मालिक पे आप यदि 100% ट्रस्ट रखेंगे तो आप बिलीव करिए कि इस मुश्किल हालात के बाद जब आप उस मुश्किल घड़ी में बैठेंगे तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। शुरुआत करते हैं पॉजिटिव सोच के साथ। राइस मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है डॉक्टर गुरुदेव खुश। फिलीपींस में रहकर इन्होंने बहुत सारे चावलों पे हाइब्रिडाइजेशन करके चावल की एक नई किस्म या चावल की एक बहुत सारी किस्में विकसित की थी, जिस वजह से इनको राइस मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि गन्ना और बैंगन क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो शायद आपने एक चीज जरूर सुनी होगी, एमएस स्वामीनाथन का नाम आपने सुना होगा। और जैसे ही मैं एमएस स्वामीनाथन वर्ड बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में तत्काल ग्राफ खिंच गया होगा कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी, जो हरित क्रांति थी, उसी के फादर हैं, इंडियन फादर हैं। कौन, याद रखेंगे, एमएस स्वामीनाथन। विलियम गॉड ने ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म दिया था। लेकिन यदि मैं बात करूं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कौन है, कोई बता सकता है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मुझे जो मेन चीज बतानी थी आपको कि इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर हैं, भारतीय हरित क्रांति के जो पिता हैं एमएस स्वामीनाथन, दरअसल में वो जानकी अम्माल से इंस्पायर थे। मतलब कहने का है कि जानकी अम्माल की इंस्पिरेशन से ही एमएस स्वामीनाथन जो हैं वो कहाँ जाते हैं, मैक्सिको जाते हैं। और मैक्सिको जाकर मैक्सिकन वीट और इंडियन वीट के बीच हाइब्रिडाइजेशन से गेहूं की एक किस्म लेकर आते हैं, वीट की एक वैरायटी लेकर आते हैं। और वीट की वो वैरायटी जो है, वो जो हाइब्रिड थी, निश्चित रूप में वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन देने वाली थी। तो मेन चीज आप याद रखिए कि डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन भी जिनको मानते थे, ये वही जानकी अम्माल हैं जिन्होंने बैंगन की, मतलब ब्रिंजल की और सुगर केन की बहुत सारी वैरायटी जो है उस पे फंक्शन परफॉर्म किया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट
कि यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ध्यान से सुनिएगा, कि रतौंधी जो होती है, मतलब नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ऑब्वियसली सी बात आपको पता है। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम रेटिनॉल होता है। सबसे बेस्ट सोर्स जो है वो है कैरेट, जिसका नाम है बीटा कैरोटीन, जो उसमें पाया जाता है। कैरेट जो है, गाजर जो है, उसके अंदर पाया जाता है बीटा कैरोटीन कलर पिगमेंट, याद रखिएगा। और गाजर का साइंटिफिक नाम है डकस कैरोटा। अब ध्यान से सुनिएगा, गाजर के अंदर जो पाया जाता है बीटा कैरोटीन, यदि हम गाजर खाते हैं तो बीटा कैरोटीन जब हम खाते हैं तो यही हमारे ब्लड के जरिए मिलकर लीवर के अंदर पहुंचकर बन जाता है विटामिन ए। तो वही बीटा कैरोटीन जो गाजर के अंदर पाया जाता है, उसी को हमने नॉर्मल राइस के अंदर ऐड ऑन किया, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। तो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने प्रिकर्सर जो होता है बीटा कैरोटीन कलर पिगमेंट का जीन जो है वो एक राइस के एंडोस्पर्म के अंदर इंसर्ट किया, और इस तरह से एक चावल बन गया जिसको आप कहते हैं गोल्डन राइस। तो याद रखिएगा, जो ये गोल्डन राइस है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स भी है, आनुवांशिक रूप से संवर्धित फसल भी है, और इसी को ट्रांसजेनिक क्रॉप या इसी को परजीनी फसल भी कहते हैं, क्योंकि दूसरी जाति के जीन को या आउटर स्पीसीज के जीन को डालकर इस तरह की क्रॉप को प्रिपेयर किया गया है। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोल्डन राइस जो है, याद रखिएगा ये एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है, और इसी के जरिए कलर ब्लाइंडनेस जो है इसका सॉरी कलर ब्लाइंडनेस नहीं, नाइट ब्लाइंडनेस का इलाज संभव है। क्योंकि जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, याद रखेंगे, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ये दरअसल में क्या है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें रेड और ग्रीन कलर में पर्सन डिफरेंस नहीं कर पाता है, और इसके लिए तो सीधी सीधी जीन थेरेपी ही चलेगी। तो ये आप जरूर याद रखेंगे कि नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस में काफी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को। तो कलर ब्लाइंडनेस में जिसमें कलर नहीं दिखते, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको वर्णांधता कहते हैं हम हिंदी में। और यदि बात करूं कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी प्रॉब्लम होती है, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, रात में नहीं दिखता। अब जब हम बात करते हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप की, परजीनी फसलों की, तो आपने दो परजीनी फसलों का नाम हमेशा से सुना होगा, बीटी कॉटन और बीटी बैंगन। तो बीटी कॉटन और बीटी बैंगन में से बीटी बैंगन को इंडियन गवर्नमेंट उगाने की परमिशन नहीं दी है, लेकिन आज भी जो है, याद रखेंगे, अभी हाल ही में एमपी गवर्नमेंट के पास में कुछ ट्रांसजेनिक क्रॉप के सीड आए हैं। हालांकि इसको ट्रायल लेवल पर दरअसल में क्या करना है, उगाना है, और इसे कहते हैं बीटी सोया। तो बीटी सोया के अलावा एमपी में बीटी कॉटन जो है, ये ट्रांसजेनिक क्रॉप जो है ये उगाई जा रही है। मतलब अगर मैं बात करूं एमपी में और इंडिया में, सिर्फ जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने सिर्फ इन दो परजीनी फसलों को मान्यता दी है कि इन्हीं को किसान उगा सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर बहुत ज्यादा मतभेद है कि इनसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। एक वर्ग जहां ये बोलता है तो दूसरा वर्ग ये बोलता है कि एनवायरमेंट में डिग्रेडेशन या एनवायरमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम भी जनरेट होती हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप के आने से। तो बहरहाल आपको बस ये याद रखना है कि इंडिया में स्पेशली एमपी गवर्नमेंट ने अभी जीएम सोया या जीएम मस्टर्ड को मंजूरी दी है, लेकिन अभी वो ट्रायल लेवल पर है। अब जब भी हम बात करते हैं बीटी सोया, बीटी कॉटन, तो इसमें ये बीटी क्या है, तो याद रखेंगे ये बीटी जो है ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको हम कहते हैं जीवाणु। तो सामने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये आपको एक जीवाणु दिख रहा होगा जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। और बैसिलस thuringiensis के अंदर जो डीएनए होता है, इसी डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा हम कट करते हैं। तो मान लीजिए ये टुकड़ा हमने जो कट किया, और इसी कट टुकड़े को हम कहते हैं क्राई1AC जीन। और जब क्राई1AC जीन हम
नॉर्मल मस्टर्ड सीड के अंदर या नॉर्मल कॉटन सीड के अंदर इंसर्ट करते हैं तो कुछ समय बाद जो सीड बनकर तैयार होता है उसे कहते हैं टर्मिनेटर सीड। थोड़ी बातें लंबी हो गई, मेन चीज आपको याद रखना है कि जो बीटी कॉटन होता है, बीटी सोया होता है, ये दरअसल में एक बैक्टीरिया की हेल्प से बनाए जाते हैं और उसी बैक्टीरिया का नाम इन ट्रांसजेनिक क्रॉप में सबसे आगे होता है। तो बीटी का मतलब होता है बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया, याद रखेंगे ये चीज। मतलब आनुवांशिक रूप से संवर्धित जो फसलें होती हैं वो एक बैक्टीरिया के जरिए तैयार की जाती हैं और इसीलिए जब सजीवों को हम अपने फायदे के रूप में उपयोग करते हैं तो इसी को कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है उसके अंतर्गत हम ग्रीन जो है बायोटेक्नोलॉजी उसमें इनके बारे में पढ़ते हैं। खैर बहुत ज्यादा चीजें हो रही हैं, आप तो बेसिक याद रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ये चीज इस दुनिया में याद रखेंगे आप लोग कि जो जीव जंतु हैं, मतलब जो हमारे आसपास में जो एनिमल हैं, जो जंगलों में रहते हैं, वर्ल्ड लाइफ एनिमल, उनकी स्पेशल बात कर रहे हैं। हम हो गए, ह्यूमंस हो गए, है ना, मानव हो गया, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, मतलब सूक्ष्म जीव हो गए। इनका नंबर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। तो जितना ज्यादा होगा नंबर उतनी ज्यादा वैरायटी या उतनी ज्यादा विविधता आपको देखने को मिलेगी। इसे ही कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी वर्तमान समय में कम हो रही है। क्यों? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म का नंबर लगातार कम हो रहा है और इसका सबसे बड़ा रीजन अगर हम देखें तो वो है, आपको भी पता होगा, ओवर पॉपुलेशन या जनसंख्या का तेज गति से बढ़ना, जिस वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और जिस वजह से अर्बनाइजेशन हो रहा है। मतलब जनसंख्या वृद्धि के कारण, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण जो बायोडाइवर्सिटी है वो कम हो रही है। तो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की दो विधियां हैं, आपने शायद इनके बारे में पढ़ा भी होगा। एक है इन सीटू कंजर्वेशन, इसको हिंदी में कहते हैं स्वस्थानीय संरक्षण, और दूसरी होती है पर स्थानीय संरक्षण। अब स्वास्थानीय क्या होती है, ध्यान से सुनेंगे। यदि कोई स्पीसीज संकटग्रस्त है या यदि कोई स्पीसीज विलुप्ति के कगार पर खड़ी हुई है तो उस स्पीसीज को उसी जगह जहां उसका नेचुरल हैबिटेट है, जहां वो पाई जाती है, यदि उसी जगह हम उसको प्रोटेक्शन दें, जहां संकटग्रस्त है, जहां विलुप्त होने वाली है, यदि उसी जगह पर हम उसको प्रोटेक्शन दें, दिस इज कॉल्ड एज स्वास्थानीय। और जहां संकटग्रस्त है स्पीसीज, उसको वहां से दूर ले जाकर कहीं हम अगर प्रोटेक्शन दें तो यह परिस्थानीय कहलाता है। अब सुनिए मुद्दे की चीज जो मुझे आपको बतानी थी। इन सीटू के अंतर्गत ही आते हैं नेशनल पार्क, इन सीटू के अंतर्गत ही आते हैं अभयारण्य, इन सीटू के अंतर्गत ही आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। लेकिन मेरे को जो आपको बताना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन सीटू मेथड के अंदर जो चीज नहीं आती, आप अच्छे से देख लीजिए, मैंने लिखा है बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन का मतलब है कि पेड़ पौधों की बहुत सारी जातियां यदि एकदम से समाप्त होने लगी तो इसका मतलब है कि उस एरिया का क्लाइमेट ही रिस्पॉन्सिबल है एकदम तेजी से उन प्लांट स्पीसीज के डिस्ट्रॉय होने के लिए। तो इसलिए उन प्लांट स्पीसीज को हमको कहां ले जाना होगा, वहां से दूर उनके फैमिलियर एटमॉस्फेयर में ले जाना होगा। तो मेन जो चीज मैंने आपको याद रखनी है कि आप अच्छे से देखें, आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेगा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की जो पहली मेथड है इन सीटू, उसमें क्या नहीं आता है। तो याद रखिएगा क्या नहीं आता है, बॉटनिकल गार्डन। तो बॉटनिकल गार्डन किस में आता है, तो एक्स सीटू कंजर्वेशन में ही आते हैं बॉटनिकल गार्डन, एक्स सीटू कंजर्वेशन में ही आते हैं जू मतलब चिड़ियाघर में जनरली दूसरी जगह से जीवों को लाकर ट्रांसफर किया जाता है ना। इसके बाद सीड बैंक और इसके बाद जो जीन बैंक है, याद रखेंगे ये आते हैं एक्स सीटू के अंतर्गत। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि इनमें से कौन सी मेथड इन सीटू में आएगी, इनमें से कौन सी मेथड एक्स सीटू में आएगी, इनमें से कौन एक्स इन सीटू नहीं है, कौन एक्स सीटू नहीं है, तो मैं बता रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्शन से पीछे हो जाएंगे। इसलिए ये कॉन्सेप्ट आप जरूर याद रखिएगा, ये चार्ट आप जरूर याद रखिएगा कि राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व इन सीटू है स्वास्थानीय में आते हैं, और पर स्थानीय में बॉटनिकल गार्डन, जू, सीड बैंक और जीन बैंक आता है।
तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जैव विविधता संरक्षण की जो दूसरी विधि है, याद रखिएगा, जिसको कहते हैं XC2, इसमें सीड बैंक भी आता है, इसमें जीन बैंक भी आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बॉटनिकल गार्डन और जू भी XC2 में आते हैं। अब इसके बाद यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एमपी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि एमपी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रही है, जैविक खेती को प्रमोट कर रही है। अब जैविक खेती क्या होती है, चलिए इन्हीं की जवानी समझते हैं जो इसके फादर हैं, मतलब अल्बर्ट हार्वर्ड। अल्बर्ट हार्वर्ड का कहना है कि एग्रीकल्चर की एक ऐसी टेक्निक या एग्रीकल्चर की एक ऐसी पॉलिसी जिसमें एग्रीकल्चरल फील्ड में हम क्रॉप को ग्रो अप तो कराएं, हम खेतों में फसल को तो उगाएं, लेकिन फसल उगने के साथ साथ में किसी भी प्रकार के किसी भी केमिकल्स की, चाहे वो उर्वरक हो, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो, चाहे वो वीडिसाइड्स हो, इनकी एंट्री न के बतौर हो, या जितना कम से कम हो सके केमिकल्स का यूज किया जाए। मतलब रसायन विहीन खेती, केमिकल फ्री फार्मिंग, रसायन विहीन खेती ही कहलाती है, याद रखेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब जिसमें किसी भी प्रकार के यूरिया, डीएपी, क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं, इनका इस्तेमाल ना किया जाए। तो क्वेश्चन यहीं से शुरू कर रहा हूं। आपने निश्चित रूप में नाम सुना होगा यूरिया का, याद रखेंगे यूरिया जो है ये एक केमिकल फर्टिलाइजर है, रासायनिक उर्वरक है। इसी तरह से आपने नाम सुना होगा डीएपी का, डाई अमोनियम फास्फेट, ये भी एक केमिकल फर्टिलाइजर मतलब रासायनिक उर्वरक है। तो एक क्वेश्चन है एमपीपीएससी, मतलब करंट से ये क्वेश्चन है कि केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल फर्टिलाइजर का मतलब यूरिया और डीएपी की तरफ इशारा है। तो यूरिया और डीएपी के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, या संतुलित उपयोग का मतलब है जितनी जरूरत है उससे भी कम के लिए पीएम ने एक योजना शुरू करी है जिसका नाम है पीएम प्रणाम कार्यक्रम। तो क्वेश्चन आएगा पीएम प्रणाम कार्यक्रम का संबंध जो है वो किससे है, तो ये संबंध जो है ये आपको याद रखना है कि किससे है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत ही केमिकल फर्टिलाइजर का यूज आप कम से कम करें, इसके लिए पीएम ने एक पहल शुरू की है जिसे कहते हैं पीएम प्रणाम। अब यदि आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि ये रासायनिक उर्वरकों का क्यों इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, ये जो पहला इमेज है ये है यूरिया। यूरिया जो है इसी का साइंटिफिक नाम है कार्बामाइड। ये सारे क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, यूरिया का साइंटिफिक नाम है कार्बामाइड। और याद रखिएगा यूरिया जो है ये लिक्विड नाइट्रोजन, माफी चाहता हूं, लिक्विड अमोनिया और एक गैस है जिसका नाम है CO2, इससे मिलकर बनती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि यूरिया जो है इसको किस गैस की हेल्प से बनाया जाता है, तो इंडस्ट्रियल एरियाज में यूरिया को CO2 की हेल्प से बनाया जाता है। जबकि जो ये वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसे कहते हैं डीएपी। तो याद रखेंगे जो डीएपी है, डाई अमोनियम फास्फेट, जानवर जब मर जाते हैं तो उनकी हड्डियों का पाउडर बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं बोन ऐश। तो बोन ऐश जो है जानवरों की हड्डियों का पाउडर, जो कैल्शियम फास्फेट होता है, इसमें कुछ और चीजों को मिला देते हैं और डीएपी बन जाता है। अब सुनिए सबसे काम की चीज, दरअसल में होता क्या है, जब आप यूरिया को खेत में डालते हैं, मैं पेन चेंज कर ले रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये चीज, जब आप यूरिया को खेत में डालते हैं तो यूरिया सॉइल में नाइट्रेट रिलीज करता है। इसी तरह से जब आप डीएपी को खेत में डालते हैं, याद रखेंगे डीएपी को खेत में डालते हैं जब, तो ये फॉस्फेट रिलीज करता है। तो ये भी दो क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, ये भी आपको याद रखने। अब सवाल पैदा ये हो रही है, मतलब दिक्कत ये है किसानों के साथ में, ध्यान से समझिएगा, किसान क्या कर रहे हैं, ज्यादा यूरिया डाल रहे हैं तो निश्चित रूप में ज्यादा नाइट्रेट आएगा। किसान ज्यादा डीएपी डाल रहे हैं तो ज्यादा फॉस्फेट मिलेगा, किसको, सॉइल को। तो ज्यादा नाइट्रेट और ज्यादा फॉस्फेट जो है ये सॉइल की फर्टिलिटी को, मृदा की उर्वरक क्षमता को डिक्रीज कर रहा है।
याद रखेंगे, सॉइल की फर्टिलिटी को या मृदा की उर्वरता को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। इसी वजह से जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि केमिकल फर्टिलाइजर, ये दोनों के दोनों यूरिया और डीएपी क्या हैं, तो ये दोनों के दोनों केमिकल फर्टिलाइजर हैं, ये रासायनिक उर्वरक हैं। इनका ज्यादा इस्तेमाल ना किया जाए, इनका कम से कम इस्तेमाल हो, या हो सके तो अब आता है हमारा क्वेश्चन, यूरिया के विकल्प के रूप में या यूरिया के सब्स्टिट्यूट के रूप में, बायो फर्टिलाइजर के रूप में हम एक जलीय फर्न होती है जिसको कहते हैं एजोला, टेरिडोफाइटा कैटेगरी का प्लांट होता है एजोला, और साइनोबैक्टीरिया, इस दुनिया के सबसे पुराने जो जीव है वो साइनोबैक्टीरिया हैं। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस साइनोबैक्टीरिया ने ही करी थी, सबसे पहले ऑक्सीजन रिलीज साइनोबैक्टीरिया ने ही करी थी, जिस वजह से अर्थ पर लाइफ का मीडियम प्रिपेयर हुआ। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि यदि आपको धान के खेत की पैदावार बढ़ानी है, यदि आपको इंक्रीज करना है पैडी फील्ड में पैडी प्रोडक्शन को, तो आप यूरिया के बजाय एजोला और साइनोबैक्टीरिया को यूज करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन मिल सकता है। उसी तरह से यदि आप डीएपी को ज्यादा यूज करते हैं अपने खेतों में, तो डीएपी को ज्यादा यूज करने से सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसी वजह से केंचुआ जिस खाद को प्रिपेयर करते हैं और जिस खाद में फॉस्फेट और फास्फोरस की ज्यादा मात्रा होती है, आप उस खाद को या उस मैन्योर को या उस वर्मी कंपोस्ट पिट खाद को आप यदि डालेंगे तो निश्चित रूप में किसका सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा आपको, डीएपी का। मतलब डीएपी का सब्स्टिट्यूट है, याद रखिएगा, वर्मी कंपोस्ट पिट मैन्योर, और डीएपी का सब्स्टिट्यूट है एजोला, जो कि एक प्लांट होता है टेरिडोफाइटा कैटेगरी का, और साथ ही साथ में साइनोबैक्टीरिया। इंपॉर्टेंट है ये चीज, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आगे। आप जैसा कि देख रहे होंगे स्क्रीन पे मैंने लिखा लेटेस्ट अपडेट, ये बिल्कुल अभी 3 महीने या लगभग 2 महीने पहले का डाटा है, आपको जरूर याद रखना होगा। एमपी से रिलेशन है, सिर्फ मैं पढ़कर बता रहा हूं, आप समझ जाएंगे। एमपी का सबसे पहला जियो पार्क जो है, यहां जियो पार्क मतलब जैसे आपने बायोलॉजी की लैब में देखे होंगे कि स्पेसिमेन रखे होते थे, कुछ जीव होते थे जिनको लिक्विड नाइट्रोजन मीडियम में, जिसको क्रायोजेनिक द्रव कहते हैं, उसमें डुबोकर रखा जाता था ताकि ये लंबे समय तक खराब ना हो। इसी तरह से अब ये भी सजीवों को निश्चित रूप में यदि कोई विलुप्त होने वाली प्रजाति है या कोई ऐसी प्रजाति है जिस संकटग्रस्त है, तो वो प्रजाति अगर डेड हो जाएगी तो इस तरह से लिविंग प्रजातियों को या लिविंग स्पीसीज को भी अब संग्रहित करके रखा जाएगा। तो पहला जियो पार्क जो है वो कहां बन रहा है, एमपी में बन रहा है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा, डायनासोर की एक कैटेगरी है, प्रजाति है तमला, इसके अंडे जो हैं वो एमपी में मिले हैं, और आपको भी पता है कि अंडा जो होता है ये क्या होती है, एक सेल होती है। अब मैं जल्दी से आपको एक चीज बता दूं, ध्यान से सुनेगा, इसमें स्टूडेंट भारी कंफ्यूज होते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल, मानव की सबसे बड़ी कोशिका, तो ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल जो होती है, सबसे बड़ी जो कोशिका होती है, याद रखेंगे, ये लेडीजों के पास होती है और इसे कहते हैं ओवम, मतलब अंडाणु। यदि मैं पूछूं ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होती है, सबसे छोटी जो कोशिका होती है, वो जेंट्स के पास होती है, इसे हम कहते हैं स्पर्म। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, तो चाहे आप मेल हो और चाहे आप फीमेल हो, आप दोनों के पास में होंगी, क्योंकि निश्चित रूप में न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन बनता है। तो याद रखेंगे आप लोग, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, ये। लेकिन अब अगर मैं ह्यूमन बॉडी वर्ड ना देकर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछूं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में पूछ रहा हूं, सबसे बिगेस्ट सेल कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो मुर्गी का अंडा एक कोशिका है। क्यों? क्योंकि याद रखेंगे ऑस्ट्रिच एग जो होता है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, वो इस दुनिया में सबसे बड़ी सेल होती है, या सबसे बिगेस्ट या लार्जेस्ट सेल होती है, जिसको न केवल आप दे सकते हो बल्कि पकाकर खा भी सकते हो। इसी तरह से सबसे स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका एक बैक्टीरिया की होती है, जिसको हम माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टम भी कहते हैं, और जो प्लांट किंगडम का दरअसल में जोकर भी है, पीपीएलओ नाम भी है उसका। और यदि मैं बात करूं कि सबसे लंबी सेल, सबसे लॉन्गेस्ट सेल किसे कहते हैं, तो निश्चित रूप में याद रखेंगे
जो ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट है वही इस दुनिया में भी सबसे लॉन्गेस्ट है। मतलब 1 2 3 4 5 नंबर 6। तो याद रखेंगे आप 3 और 6 का आंसर एक ही है, मतलब न्यूरॉन। तो ये स्टूडेंट को भारी कंफ्यूजन होता है, इसे आप याद रखेंगे। इंडिया का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र जो है, अच्छे से देख लीजिए कहां स्थापित होगा या हो चुका है, इस पर फंक्शन चल रहा है एमपी में। अब चूंकि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस का नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया कि एमपी में जो है ये वैदिक घड़ी जो है इस पे निर्माण काम शुरू हो चुका है मध्य प्रदेश के उज्जैन पे। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, हो सकता है ये आए। टोटल करंट, अगर मैं बात करूं कि किसान की भलाई के लिए या किसान को भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें आसानी से समझ में आए, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने पहली बार, याद रखेंगे, 2020 में किसान रेल की शुरुआत करी थी। तो आपसे पूछा जाएगा इंडियन फार्मर रेल की स्टार्टिंग कब की गई थी, तो याद रखेंगे 7 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र के देवताली से बिहार के दानापुर तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको लिखा। अब चूंकि आज के समय पे चूंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, एग्रीकल्चर, तो किसान वाली बात हो गई। अब हम अगर बात करें कि इंडिया में स्पेशली जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसकी पॉपुलैरिटी में निश्चित रूप में ये जो वंदे मातरम ट्रेन है इसका भी इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली वंदे मातरम ट्रेन जो है वो कहां से कहां तक और कब चली थी, तो आपको ये थोड़ा सा डाटा याद रखना है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब इसके जस्ट बाद आपसे मैं बात कर रहा हूं उस क्वेश्चन को लेकर जिसमें इंडिया का सर शर्म से झुका हुआ है। भले ही हम सूर्य के कोरोना के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने वाले हैं, लेकिन असल मायने में आज भी समाज में कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं जो 2 वक्त का खाना भी ढंग से नहीं खा पा रहे हैं, और इसी चीज को नोटिस करता है या इसी चीज को लेकर बनाया गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स या वैश्विक भूख सूचकांक, जो स्पेशली भूखमरी को लेकर बनाया गया है। लेकिन भूखमरी को लेकर दरअसल में 4-5 पैरामीटर हैं जिनको लेकर ग्लोबल हंगर इंडेक्स तैयार किया जाता है, और जिन कंट्रीज में खाने के बदतर हालात होते हैं या 2 टाइम्स की फूड की अवेलेबिलिटी भी यदि नहीं हो पाती है, तो उन देशों को दरअसल में इस रिपोर्ट में जगह दी जाती है। और आप बिलीव करेंगे इंडिया की पोजीशन बहुत पुअर है, बहुत ही पुअर है। तो सबसे पहली ये चीज कि वैश्विक भूख सूचकांक जो है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, ये कौन जारी करता है, तो यहां पर आपको 2 चीजें याद रखनी है। जो पहली चीज आपको याद रखनी है, याद रखेंगे सबसे पहले आप याद रखेंगे जर्मनी की वर्ल्ड हंगर हेल्प। ये दरअसल में एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसी के साथ साथ में आयरलैंड की भी दरअसल में ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंसर्न वर्ल्ड लाइफ। ये दोनों आपस में मिलकर, लेकिन ज्यादातर कंट्रीब्यूशन जो होता है वर्ल्ड हंगर हेल्प का होता है। मतलब जो ये चीज है ये आपको जरूर याद रखनी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। और ज्यादातर जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स और वैश्विक भूख सूचकांक है वो जर्मनी की यही ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। अब आप जरा इंडिया की पोजीशन देख लीजिए कि इंडिया की पोजीशन कितनी खतरनाक है। 2021 की बात करें तो टोटल 116 कंट्री थी। इंडिया का नंबर देख लीजिए, बिल्कुल लास्ट में से ही है, लगभग में 101। और 2022 में भी 121 कंट्री इन्वॉल्व होती हैं। इसके बावजूद भी इंडिया जो है वो अभी भी बेहतर नहीं कर पाई, 107 पोजीशन थी। तो ये जो 107 और 101 ये इंडिया की पोजीशन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। आपको जानकर आश्चर्य होगा, श्रीलंका, म्यांमार, हमारे आजू बाजू के जो पड़ोसी देश है वो हमसे बेहतर हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। इसके जस्ट बाद यदि आपको पता चल गया ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है इसमें भी इंडिया की कंडीशन जो है वो काफी पुअर है। 2021 में इंडिया का नंबर इसमें कितना था, 21 था। और सिंपल सा क्वेश्चन है कि लंदन की एक मैगजीन है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स इंपैक्ट, ये दरअसल में ग्लोबल फूड प्रोटेक्शन और सूचकांक जो है इसको जारी करती है। तो इसको थोड़ा सा आपको जरूर याद रखना है, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। सामने स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ आपको देखना है और कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाएगा मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। एग्रीकल्चर में हम एक भी ऐसे
पानी के दरअसल में पाइप नहीं चलाएंगे जिनमें डीजल एज अ फ्यूल के रूप में यूज हो। मतलब कृषि में डीजल को, जो ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, हम खेतों की जब जुताई या बुवाई करते हैं तो उस समय निश्चित रूप में डीजल ही डालते हैं। तो पूरी तरह से एग्रीकल्चर में डीजल जो है वो यूज नहीं होगा, ऐसा लक्ष्य या ऐसा ही हमने 24 तक रखा है। इस तरह से किसानों की जो इनकम है उस पर डबल प्रॉफिट या उनको दुगना जो है इनकम जनरेट होगी, ऐसा लक्ष्य हमने 24 तक रखा है। अभी हम पेट्रोल में 10% एथिल अल्कोहल मिला रहे हैं, मतलब पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट जिसको हम कहते हैं गैसोहॉल, जिसको कहते हैं E10, लेकिन पेट्रोल में 25 तक हमने ये रखा है कि हम पेट्रोल जो है वो 80% यूज करेंगे। याद रखेंगे 80% गैसोलिन होगा और 20% जो है एथिल अल्कोहल हम यूज करेंगे। तो इस तरह की बातें कब से होने के लिए लक्ष्य रखा है हमने, तो याद रखेंगे ये लक्ष्य रखा है 2025 तक। मतलब पेट्रोल का जो विकल्प होता है वो आपको भी पता है गैसोहॉल कहलाता है, और गैसोहॉल को ही दरअसल में पावर पेट्रोल या इसी के लिए वर्ड यूज करते हैं E10। इसमें गन्ना या मक्का को सड़ाया जाता है और तब एथिल अल्कोहल मिलता है। तो इसी वजह से गन्ना और मक्का को भी बायोफ्यूल कहते हैं। दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को, मतलब मिल्क रिलेटेड प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करना है, लगभग 108 मिलियन की बनाना है 2025 तक। तो इस तरह से ये जो चीजें हैं ये आपको वन लाइनर डेटा जो है वो याद रहना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जी, आपने अक्सर करके नाम सुना होगा, डिंडोरी की एक लेडी है झलकारी देवी या झलकारी बाई। उसने क्या किया है, मोटे अनाज की बहुत सारी किस्मों को संरक्षित करके रखा, जिस वजह से वो लाइमलाइट में चली आई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर ही दरअसल में मोटे अनाज में, जो अनाज मोटा इसलिए कहते हैं क्योंकि पानी की कमी में दरअसल में ये इजीली ग्रो अप होता है, या पानी अगर कम भी मिले तब भी ये अनाज अच्छे तरीके से ग्रो अप होता है। तो इसी मोटे अनाज में आता है बाजरा, याद रखेंगे ये चीज। तो बाजरा जो है इसी को लेकर नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल लेवल पर यूनाइटेड नेशन में 2023 को इसी के नाम पर इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित करवा लिया। मतलब हमारे यहाँ पुराने समय में ये मोटा अनाज ही लोग खाते थे, गेहूं और चावल नहीं खाते थे। तो हमारा जो एंशियंट जो फूड था, उसी एंशियंट फूड को एक बार इंटरनेशनल लेवल पर फिर से नई लाइमलाइट लाकर नरेंद्र मोदी जी ने एक नई ताकत दी है, और उस इंडियन ट्रेडिशन को जो कहीं खो चुका था या लुप्त हो चुका था, उसको एक बार नए तरीके से इंटरनेशनल वर्ल्ड के सामने रखा, और इसको दुनिया के सभी देशों ने धीरे धीरे एक्सेप्ट करना भी शुरू किया। तो 71 कंट्रीज ने इसमें हामी दी कि हाँ, इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में हम दरअसल में 2023 को डिक्लेयर करते हैं। तो इस तरह से आपको भी ये पता है कि जो श्री अन्न होता है, अब श्री अन्न कौन होता है तो आप इसमें देख लीजिए, बाजरा है, ज्वार है, रागी। या रागी के बारे में यदि मैं बात करूं तो कैल्शियम का सबसे रिचेस्ट सोर्स रागी है। आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि मिलेट में ही दरअसल में रागी है। एंशियंट टाइम पे इसी रागी को ऋषि मुनि अपनी जो है पत्नियों को देते थे जब प्रेगनेंसी पीरियड होता था, क्योंकि बच्चे की बोन बनेगी, और बोन बेहतर कैसे बनेगी, जब निश्चित रूप में कैल्शियम रिच फूड लें। तो रागी जो है वो रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम होता था। निश्चित रूप में इसको लेना भी चाहिए प्रेग्नेंट लेडी को, जिससे बच्चे की बोन और खुद की बोन और टीथ बेहतर डेवलप हों। इस तरह से कंगनी, कोदो, कुदकी और ये चीना, ये सारी जो हैं ये मिलेट के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से यदि मैं आपसे पूछूं कि श्री अन्न का रिलेशन किससे है, मोटे अनाज से, इन्हीं से है। इसी से संबंधित एक योजना है या इसी से मेल खाती हुई योजना है भारत श्री योजना। आपने सुना होगा इंडिया की बहुत सारी पांडुलिपियां हैं या इंडिया के बहुत सारे ग्रंथ हैं जो संस्कृत लिटरेचर में लिखे हैं, जिनमें गूढ़ संस्कृत लिखी है, उनके अनुवाद जो हैं वो लोग नहीं हो पा रहे हैं या कर पा रहे हैं। तो अब उन प्रतियों को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए उनका डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, और निश्चित रूप में एक योजना लाई गई है उन पुरानी प्राचीन पांडुलिपियों को संरक्षित रखने के लिए, जिसे कहते हैं भारत श्री योजना। तो ये भी एक सबसे अहम और इंपॉर्टेंट पहलू है। आज का जो हमारे सेशन का सबसे लास्ट जो है पॉइंट वो है ये कि जो भी न्यूज़पेपर में आप देखेंगे कि
जो भी किस्में या नई वैरायटी जो आ रही हैं उनके बारे में आप जरूर पढ़ेंगे। तो इंडियन इंस्टीट्यूट जो है, भारतीय कृषि से संबंधित जो परिषद है, इसने गेहूं की एक वैरायटी HD 3385 को जो है वो किस्म को डेवलप किया है। इसके बाद केसर जो है, आपको भी पता होगा कि केसर जो है क्रोकस सैटाइवा का जो पुष्प होता है उसका जो स्टिग्मा होता है और उसका जो स्टाइल होता है, इसको कहते हैं फीमेल पार्ट, इससे प्राप्त होता है। मतलब पौधे के मादा भाग से या पुष्प के मादा भाग से दरअसल में केसर को प्राप्त करते हैं। लौंग दरअसल में फूल खिलने से पहले की स्टेज है, ड्राई बर्ड है दरअसल में, ये सूखी पुष्प कलिका है और लौंग के तेल में से कंटेंट निकलता है, द नेम इज यूजिनॉल। और इसी तरह से यदि आपको दांत दर्द होता है और आप लौंग को अपने दांतों में दबाते हैं तो कुछ समय बाद जो आपको आराम मिलता है वो इसी कंटेंट के कारण मिलता है, क्योंकि लौंग के तेल में क्या होता है, यूजिनॉल। आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, पीसीएस ने पूछा है कि कंचन किसकी किस्म है। विटामिन सी का सबसे रिचेस्ट सोर्स निश्चित रूप में आंवला। अब आपको ये याद रखना है कि पूसा रसराज जो है ये किसकी बेहतर किस्म है, वैरायटी है। इसी तरह से ललित जो है ये अमरूद की एक बेस्ट वैरायटी है। तो जितनी भी वैरायटी आप न्यूज़पेपर में देखें उसे टिक ऑन कर लें, क्योंकि निश्चित रूप में इससे संबंधित जो चीजें हैं वो आ सकती हैं। अब आज का लास्ट सेशन का क्वेश्चन, गोल्ड रेवोल्यूशन का रिलेशन फलों के प्रोडक्शन से है, सिल्वर जो रेवोल्यूशन है इसका रिलेशन अंडे के उत्पादन से है। इंदिरा गांधी जी को इसका फादर बोला जाता है। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि गोल्डन फाइबर का रिलेशन किससे है, तो याद रखेंगे गोल्डन फाइबर की यदि बात की जाती है तो जूट और पटसन, ये वही जिससे पश्चिम बंगाल में दरियां, गलीचे, चादरें वगैरह बनाई जाती हैं, इसके प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और लास्ट में सिल्वर फाइबर जो है इसका रिलेशन है कपास से। और कपास एक ऐसा प्लांट होता है जिसके लिए काली मिट्टी जो है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो इस तरह से एग्रीकल्चर के रिलेटेड एस्पेक्ट जो हैं हमने यहाँ कवर किए। कल जब हम मिलेंगे तो निश्चित रूप में एक नए टॉपिक के साथ, नई करंट की इंफॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।